हाय स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग पढ़ाई इस YouTube चैनल से मेरे अच्छे से आपकी हो रही होगी। आप इसका इस मेरे एफर्ट का फायदा उठा रहे होंगे और अगर आप फायदा उठा रहे होंगे तो नेचुरली मुझे अच्छा लगेगा। और काफ़ी मेहनत इसमें लगता है और एक पूरा रूटीन बनाना पड़ता है, आपको पता है और भी इंगेजमेंट होते हैं। लेकिन ये मेरी दिल की इच्छा थी कि आप लोग को मैं ये प्रोवाइड करूं वीडियोस बना के। और ये अब तो प्रोसेस है, कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि आप लोग के लिए एक वीडियो ना बनाऊं एटलीस्ट। और अब हमने इस टाइम शुरू कर दिया है सीरीज जो असाइनमेंट्स का है। क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पे हम आप लोग को एक असाइनमेंट डालेंगे और उसका वीडियो सोल्यूशन हम वेबसाइट पे इस यूट्यूब पे डालेंगे। उससे क्या होगा कि आप एक दिन पहले प्रैक्टिस करिए और अगले दिन या 2 दिन बाद आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाए तो आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा, अगर आपका जो मेथड ऑफ सोल्यूशन है, मेथड ऑफ योर ओन मेथड ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन है, मे बी मेरा मेथड डिफरेंट हो और आपको अगर मेरा मेथड बेटर मिलेगा तो नेचुरली आपका भला होगा। आई एम श्योर 20 क्वेश्चन में से 15 से 18 क्वेश्चन का मेथड आपको बेटर मिलेगा। हो सकता है 2-4 मेथड में आप भी बेटर हो। और अगर बेटर मेथड हो तो आपके पास जब जो मैं कोई सोल्यूशन देता हूं मुझे जरूर कमेंट करके बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। और टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ सकते हैं। कुछ छोटे वीडियोस हैं ज़्यादातर, बट कुछ मास्टर वीडियोस हैं, बड़े बड़े वीडियोस हैं। जैसे रोटेशन के 3 वीडियोस हैं 2-2 घंटे के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशन का एक ही वीडियो बनाया 2 घंटे 12 मिनट का, वो बड़ा अच्छा है। एक बार में आप टेंशन फ्री हो जाओ, मूवी की तरह देख लो। और लॉज ऑफ मोशन के, फ्रिक्शन के कुछ वीडियोस बड़े हैं। तो बड़े वीडियो का अपना एक वैल्यू होता है कि एक बार में आप खत्म कर सकते हो। लेट इवनिंग बैठो, डिनर करने के बाद 9, साढ़े 9, 10 बजे बैठो और 12-1 बजे सोने से पहले उसको खत्म कर दिया करो। तो आज एटॉमिक मॉडल, जिसे नील बोर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं, तो नील बोर साहब ने इसे 1913 में दिया था। 1913 में दिया था। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन इससे टकरा जाएंगे आपके एग्जाम में। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहता है कि न्यूक्लियस का चार्ज मान लो Ze है, इसके चारों तरफ जब एक इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। घूमने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मास m होगा। मान लो r रेडियस पे घूम रहा है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज हाफ mv² इज प्रोवाइडेड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। Z एटॉमिक नंबर होगा। अब यहां से आप एक रिलेशन आपको मिलेगा, हाँ mv² बाई r, आई एम सॉरी, ये। तो यहां से एक रिलेशन हम लोग निकालेंगे, ऐसे लिख लेंगे mv², r² को इधर ले आओ तो 1 से कैंसिल हो जाएगा, 1/4πε0 Ze²। दूसरा होगा, पोस्टुलेट कहते हैं सेकेंड नंबर का, एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीजर मल्टीपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। यह भी हमें पता है। तो किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीजर मल्टीपल के बराबर होता है। अब ये अपने पास सिर्फ जो 2 इक्वेशन है ये पूरा चैप्टर आपका गवर्न करेंगे। तो मैं पर्सनली अगर मैं इस चैप्टर को पढ़ाता हूं, क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, तो मेरे माइंड में ये 2 इक्वेशन है, सिर्फ 2 इक्वेशन रख लीजिए, पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में है। देखो कैसे। सबसे पहले हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत जान लो। मॉडर्न फिजिक्स आसान होता है, एक बार हम कॉन्सेप्ट समझ जाए। इसमें हम लोग मूविंग इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट का रेडियस निकालेंगे, nth ऑर्बिट की स्पीड निकालेंगे, nth ऑर्बिट की टाइम पीरियड निकालेंगे, nth ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो nth ऑर्बिट का कई बार क्वेश्चन आते हैं कि मूविंग इलेक्ट्रॉन 3rd ऑर्बिट में इतना एनर्जी है, 4th ऑर्बिट में कितना होगा।
या रेशियो बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी तरीके से मैं इसे पेश करने वाला हूं। आप देखिए, सबसे पहला मैं लिखने वाला हूं वेलोसिटी, सबसे पहले निकाल लेता हूं वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑन इलेक्ट्रॉन। स्पीड लिखना चाहिए, वेलोसिटी नहीं, स्पीड ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो बेटा स्पीड निकालने के लिए फर्स्ट को मैं कैसे अरेंज कर रहा हूं, देखो डिराइव करेंगे। mv स्क्वायर आर है तो ऐसे लिख दिया, और ये जेडी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। mvr इज nh बाई 2 पाई, ये है फ्रॉम 2 v जेडी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से v को निकालना, ई स्क्वायर, ये 2 बचेगा, ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जेड अपॉन एन। इसे लिख सकते हैं वी नॉट जेड अपॉन एन। ये तो कांस्टेंट होगा वी नॉट, वेयर वी नॉट इज सी अपॉन 137। एक्चुअली में वी नॉट तो है ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करो तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो c अपॉन 137। c स्पीड ऑफ लाइट है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। तो ये डेटा भी याद रहेगा आपको। यहां से हमने ये देखा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो v2 अपॉन v1 आपको मिलेगा z2 अपॉन z1, n1 अपॉन n2। तो यहां से आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब आ जाते हैं, वेलोसिटी आ गया, देखो कितना टफ था, यही सीधा खुद सोच लो। सेकेंड, रेडियस ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब बेटा आपको मिल गया v, अब 2 में v की वैल्यू पुट करो। पुटिंग v इन इक्वेशन 2, तो m v की वैल्यू पूरा लिखेंगे, z अपॉन n इंटू आर इज nh अपॉन 2 पाई। कुछ देखो कैंसिल हो रहा है क्या, 2 गया, r को रोको, बाकी सबको भेज लो। तो h एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट h, नीचे m आ जाएगा, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, पाई एम ई स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n ऊपर जाएगा तो n स्क्वायर अपॉन जेड आ जाएगा। चेक वंस, n स्क्वायर h ऊपर, एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो गया, एम ई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, पाई इज ऑलरेडी देयर। सो इसको तुम लिख सकते हो आर नॉट n स्क्वायर अपॉन जेड, वेयर आर नॉट इज एप्सिलॉन नॉट h अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। इसको सॉल्व किया जाए 0.528 एंगस्ट्रॉम आता है, जिसे हम 0.53 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं। तो देखा आपने, रेडियस भी निकाल लिया हमने। अब इस जो रेडियस की वैल्यू है, इसको डिपेंडेंसी है, तो रेडियस डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो अगर तुम्हें दो डिफरेंट ऑर्बिट का रेडियस कंपेयर करना है तो ये हो जाएगा बेटा n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर और z1 अपॉन z2। ये तो कितना इजी था, ये कॉपी करिए इसको। अब मैंने थोड़ा क्लीन कर दिया और यहां लिख दिया वेलोसिटी और रेडियस। अब ऑर्बिटल टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो घूम रहा है, एक चक्कर कितने देर में लगाएगा, कैसे वेरी करेगा वो n के साथ, कैसे वेरी करेगा और z के साथ देख लेते हैं। तो बेटा टाइम पीरियड जो भी निकालेंगे फ्रीक्वेंसी में उल्टा कर देंगे, तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई r अपॉन v, एक चक्कर का। इजी है लिखना, r की वैल्यू एज इट इज रख लेते हैं। ये जो मास है वो इलेक्ट्रॉन का मास है जो नोन है, v नीचे है तो यानी उल्टा करके लिख देते हैं। अब जरा इसको
यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। ऊपर 2 है, 2 रहे, 2 और आ गया, 4 हो गया, पाई तो बेटा गया, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है, h नीचे m e टू द पावर 4 है, या और e टू द पावर 4 ये आ गया, 2 to 4 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर हो गया, और ये n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। इंटरेस्टिंग है ये, n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर आया। तो t को t नॉट n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, वेयर t नॉट इज, देखो मुझे कुछ याद नहीं है बट आपके सामने डिराइव कर रहा हूं, कुछ रिजल्ट जरूर याद है, जैसे अप्रॉक्स 1.51 इंटू 10 पावर माइनस 16 सेकेंड आता है फ्रीक्वेंसी, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। ये तो टाइम पीरियड था। अब फ्रीक्वेंसी, कई लोग f से लिखते हैं, कई लोग न्यू लिखते हैं, मैं जनरली f लिखता हूं। इट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। उल्टा कर दो बेटा, अब सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं। m e टू द पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h जेड स्क्वायर अपॉन n क्यूब, तो ये हो गया f नॉट जेड स्क्वायर अपॉन n क्यूब। यहां से आप लिख सकते हो f नॉट, सब लिखने की जरूरत नहीं है, 1 अपॉन टी नॉट, और ये 6.6 इंटू 10 पावर 15 हर्ट्ज, ये हो जाएगा। अब खास बात ये है कि यहां पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है n क्यूब के प्रोपोर्शन जेड स्क्वायर के इनवर्सली। तो t2 अपॉन t1 n2 अपॉन n1 का क्यूब और t1 अपॉन t2 का, आई एम सॉरी, z1 अपॉन z2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट लिख दो, तो f2 अपॉन f1 n1 अपॉन n2 और ये z2 अपॉन z1। तो अब इस पे अगर क्वेश्चन मिलेगा तो आई होप आप सॉल्व कर सकते। अब 3 चीजें हमने निकाल ली, वेलोसिटी, स्पीड, रेडियस, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी, 4 चीजें निकाल ली। अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों निकलने से मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा। तो ये भी किसका, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अबाउट न्यूक्लियस। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, इजी होता है थोड़ा, 12 mv स्क्वायर। किसका मास, इलेक्ट्रॉन, बार बार बोलता हूं, एपी नहीं लिख रहा हूं एक्चुअली, मास। स्पीड जो है वो e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जेड अपॉन n का स्क्वायर। तो ये आएगा बेटा m e टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर या जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी m e टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू k नॉट जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, वेयर k नॉट इज m e टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। इसको सॉल्व करो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो आप इसको 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी, U। U हम लिखते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो चार्ज का Q1 Q2 अपॉन R। अब जरा इनकी वैल्यूज रख देते हैं, माइनस बाहर, E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R की वैल्यू उल्टा करके लिखो, पाई m e स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट h। R उल्टा किया है तो z ऊपर, एक z यहां भी है, z स्क्वायर n स्क्वायर नीचे,
देखो क्या आता है, पाई गया, और तो कुछ नहीं जाएगा, माइनस me to the power 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो u इज इक्वल टू यू नॉट माइनस यू नॉट कर देता हूं z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। यू नॉट है me टू द पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये है डायरेक्टली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ के नॉट, तो इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे तुम पोटेंशियल एनर्जी को भी लिख सकते हो माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग तीसरा मैकेनिकल एनर्जी निकालते हैं। मैकेनिकल एनर्जी तो आप सबको पता है बेटा, इट्स अ सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। यू नो काइनेटिक पोटेंशियल इज माइनस 2k, सो यू मे राइट डायरेक्टली, तो यहां से इज इक्वल टू माइनस के, यहां से निकल के आया मैकेनिकल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक यानी पोटेंशियल बाई 2, और वैल्यू आ जाएगा माइनस me to the power 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यानी माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैकेनिकल एनर्जी। अब इसका ग्राफ तुम लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने इसका ग्राफ एक जगह और ड्रॉ किया है। हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया है ग्रेविटेशन में, वहां भी एक हैवी मास सन के चारों तरफ प्लैनेट घूमा करते हैं, तो जो मोशन प्लैनेट का सन के चारों तरफ होता है, सन बहुत हैवी है, वैसा ही एक इलेक्ट्रॉन उसका सेंटर बहुत हैवी है उसके कंपेयर में, उसका मोशन होता है। सेम रिलेशन ये जो आ रही है वहां पे ऐसे रिलेशन मिलते हैं, और एग्जैक्टली यही रिलेशन ई, के और यू में होता है। वैल्यूज अलग अलग होती हैं क्योंकि वहां डिफरेंट लॉ है, वहां पे ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक है, वहां ग्रेविटेशनल है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही ठीक है। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा तो ऊपर मैकेनिकल एनर्जी अंदर है ये, और पोटेंशियल ये होगा, ये है वेरिएशन ऑफ एनर्जी। तो आपने क्या देख लिया, आपने मैकेनिकल एनर्जी देख लिया विच इज काइनेटिक, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, आपने देख लिया स्पीड, रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, और भी कुछ अभी आपको बता रहा हूं, नोट करिए इसको। देखो क्या होता है तुम्हारे स्कूल बुक में या स्कूल में जनरली एनर्जी तक निकाला जाता है, लेकिन आपको पता है कंपटीशन वाले तो मानते नहीं, वो तो कुछ भी पूछ देते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा चारों तरफ तो उससे करंट भी तो फॉर्म होगा। द डायरेक्शन ऑफ करंट मस्ट बी ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है सेम डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज है तो ऑपोजिट होगा, तो करंट निकालना पूछा जा सकता है। अब आपको पता है करंट पूछा गया तो कुछ और भी पूछा जा सकता है। सर्कुलर करंट बनता है तो उससे सेंटर में एक मैग्नेटिक फील्ड आता है विच इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r सर्कल पे एक्सक्यूज मी। उसके बाद अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया, यानी करंट एक एडिशनल चीज स्कूल से, मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट अगर है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछा जा सकता है विच इज आई इंटू एरिया, आई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन और हो सकती, चलो देखते हैं। सबसे पहले करंट, आपको पता है मूविंग चार्ज से करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, तो अब चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे सामने है, टाइम इसका उल्टा me टू द पावर 5 हो जाएगा, और 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h, और ये हो जाएगा z स्क्वायर अपॉन एन क्यू। तो इसे तुम लिख सकते हो आई नॉट z स्क्वायर अपॉन एन क्यू, और यहां से आप लिख सकते हो I डिपेंड्स ऑन z स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। यहां से तुम डिफरेंट ऑर्बिट के
वैल्यूज निकाल सकते हो। आई नॉट की अब वैल्यू इतनी सारी मुझे याद नहीं है, वहां तक तो कॉमन था तो मैंने भी याद रखा था। अब ये मुझे याद नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है, डिराइव करना तो आपको आ ही गया। ये था करंट। अब अगर मैं पूछूं तो मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल लेते हैं। एट सेंटर ड्यू टू अबव करंट। आपको पता है सर्कुलर करंट होगा। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मूव कर रहा है, तो करंट ऑपोजिट होगा। ये करंट होगा, थंब ऐसे रखो फिंगर अंदर, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा। और सर्कुलर वायर से मैग्नेटिक फील्ड 2r इतना आता है, क्रॉस डायरेक्शन हो गया। म्यू नॉट अपॉन 2 को अलग कर लो। आई की वैल्यू आर उल्टा करके लिखो, बिकॉज नीचे था 2 तो है, और जेड ऊपर एन स्क्वायर नीचे। देखो कुछ कैंसलेशन तो नहीं हो रहा है, नो। पाई म्यू नॉट एम स्क्वायर ई 5 ई स्क्वायर ई टू द पावर 7। देखो कितना वेरिएशन आ रहा है, 8 एप्सिलॉन नॉट क्यूब एच स्क्वायर, ये होगा बी नॉट जब हम लिखेंगे, और ये जेड क्यूब अपॉन एन टू द पावर 4। तो बी इज इक्वल टू बी नॉट जेड क्यूब अपॉन एन टू द पावर 4। ये मैग्नेटिक फील्ड आया। टेस्ला में आएगा बी नॉट पाई म्यू नॉट एम। चेक कर लेना, थोड़ी गलती भी हो सकती है, अगर कुछ गलती होगा तो कमेंट में लिख के बताना। ऐसा कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन होगा तो बताना। अब एक चीज और बता दूं, थोड़ा स्पेस मेरे पास है। अब मैग्नेटिक मोमेंट बता देता हूं। मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू अबव। अब अबव में क्या लिखा मैंने, बेसिकली करंट तो बन ही गया, मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इंटू एरिया। एरिया इज पाई आर स्क्वायर। करंट था एम ई टू द पावर 5 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब इंटू पाई आर का स्क्वायर करो, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ई टू द पावर 4 एन पावर 4 जेड स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा, कुछ कैंसिलेशन भी हो रहा है इसमें, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर गया, एम का एक पावर गया, तो ई टू द पावर 5 है, नीचे ई टू द पावर 4 है तो ई आ गया, एच स्क्वायर ऊपर है, एक एच जेड अपॉन ई एन है, एक एच नीचे है तो ई एच 4 रहेगा, पाई एक गया तो 4 पाई, नीचे एक एम बचेगा, ई तो खत्म हो चुका है, एच भी खत्म हो गया था, एन अपॉन एन ही होगा, बाकी जेड तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट देख लो, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। काफी बढ़िया बात है, इस पे मैं अगर क्वेश्चन बनाऊं तो फर्स्ट क्लास बन सकता है। दो डिफरेंट चीज एटॉमिक नंबर का दूंगा वैल्यू और पूछ दूंगा बताओ, तो एटॉमिक नंबर पे तो डिपेंड ही नहीं करता। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का वेरिएशन है, यू मे राइट एम नॉट, बट एक बार चेक कर लेना, हो सकता है मेरे से कुछ चीज छूट गई हो। तो इतना कॉपी करने के बाद इसके बाद इससे बियॉन्ड चीजें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन अभी हम एनर्जी के बारे में और बात करेंगे कि जो प्रिंसिपल फर्स्ट क्वांटम नंबर है, फर्स्ट वाला, उसमें एनर्जी कितनी है, सेकेंड नंबर में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, तो एनर्जी का वेरिएशन क्या होगा। फिर लोएस्ट एनर्जी की तरफ आपको पता है हर कोई आना चाहता है, तो ऐसे में कई कई बार इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आएंगे,
ये अभी आपको पता चलेगा। इसको कॉपी करिए। अब हम लोग जरा एनर्जी पे जैसा मैंने बोला वर्क करेंगे। -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हम दो चीजें हो सकती हैं फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, तो फॉर हाइड्रोजन एटम Z को 1 ले लेते हैं तो एनर्जी हो जाएगा -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब n को अगर मैं 1 ले लूं तो E होगा K शेल का K शेल। n2 ले लूं 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 3.4 इलेक्ट्रॉन L शेल। 9 और ऐसे करते करते अगर n को इनफाइनाइट ले लूं, आगे लेके जाऊं, तो यहां पे एनर्जी हो जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये n = 1 K सेल, ये n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब ये हो जाएगा बच्चे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे कम एनर्जी कहां है? सबसे कम एनर्जी है बच्चे यहां पे, फिर यहां पे। और नेट एनर्जी नेगेटिव का मतलब होता है सिस्टम इज बाउंड। एक सिस्टम है जो बंधा हुआ सिस्टम है। बंधा हुआ सिस्टम का मतलब जो इसके रिवॉल्विंग चीजें हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो छोड़ के नहीं जा सकता। याद रखना, यही ग्रेविटेशन में भी होता है। किसी भी सिस्टम की एनर्जी अगर नेगेटिव है तो वो बाउंड सिस्टम कहलाता है। तो यहां पे सबसे लोएस्ट है, कम से कम एनर्जी नीचे वाले की है। हर कोई लोएस्ट एनर्जी पे रहना चाहता है, मैं कई बार बता चुका हूं। आपको 3 ऑप्शन दिया जाए, खड़े होके सो, बैठ के सो, लेट के सो, तो लेट के सोओगे, बिकॉज लोएस्ट एनर्जी है। हाई पानी ऊपर से नीचे आता, हाई एनर्जी से नीचे आता, हाई पोटेंशियल से नीचे आता है। लंबी चीज गिर जाती है बिकॉज हाई पोटेंशियल है, नीचे आराम होगा। तो लोएस्ट पोटेंशियल पे हर कोई आना चाहेगा। प्रेशर हमेशा हाई से लो फ्लो करता है, करंट हाई से लो आता है, तो लोएस्ट एनर्जी पे हर कोई आना चाहता है। इसलिए जब भी नीचे वाली सेल में कोई वैकेंसी होती है तो इलेक्ट्रॉन वहां जंप करता है। तो अब उसके पास यहां ज्यादा एनर्जी है, कम एनर्जी जंप करेगा, तो ज्यादा लेके मान लो 100 और 5 रुपए पे आ रहा, 95 रुपए एक्सेस है वो छोड़ देगा सिस्टम पे, वो रिलीज हो जाएगी। तो एनर्जी इस तरह से ट्रांसफर होती है। तो यहां पे अभी हम काफी क्वेश्चन इससे करेंगे, इससे हम वेवलेंथ का रिलेशन निकालेंगे। लेकिन अगर पैरेलली हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम देखते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, इस तरह से। तो यहां पे जो आप एनर्जी पढ़े हो उस एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, 13.6 Z² अपॉन n² हो जाएगा। और ये सारी चीजें वहां भी होंगी, बट वो Z² अपॉन n² लिखोगे, Z की वैल्यू के साथ वो चेंज करेंगी।
तो उसमें भी सब कुछ यही रहेगा, बस आप जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दोगे। यहां पे हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर, यहां हो जाएगा -3.4 जेड स्क्वायर, यहां -1.51 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 जेड स्क्वायर, -0.54 जेड स्क्वायर, ये 0। तो इस तरह से वहां पे वेरिएशन होगा। अब हम लोग बात करेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी जो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, उसका वेवलेंथ क्या होगा, और उस वेवलेंथ में डिफरेंट में जंपिंग में, लाइक 2 से जब 1 होगा तब कैसा वेवलेंथ निकलेगा, 3 से 1 में जंप होगा तब क्या होगा, 3 से 2 होगा तब क्या होगा, वो सारे केसेस अभी हम लोग देखते हैं। तो मान के चलते हैं हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का जंप हुआ, तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो ऐसे निकल गई एनर्जी। तो एनर्जी होगी E2 माइनस E1। E2 है, वैल्यू पूरी रख देते हैं, माइनस मैं हाइड्रोजन लाइक ले रहा हूं, बिकॉज हाइड्रोजन लाइक लेने से सही रहेगा, जेड लिखोगे और जैसे हाइड्रोजन आएगा जेड को 1 लिख लोगे, तो क्या दिक्कत है। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा ये होगा एच न्यू, न्यू या फ्रीक्वेंसी, न्यू या एफ, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी, फ्रीक्वेंसी को सी अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा लिखते हैं, हो गया बेटा। 1 अपॉन लैम्डा इज आर इंफिनिटी 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय, अरे जेड स्क्वायर, जेड भी है, जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर 1 हो जाएगा इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये रीडबर्ग कांस्टेंट हो गया, रीडबर्ग एक साथ ही लिखते हैं, और इसकी वैल्यू 1.097 चेक कर लेना, इंटू 10 पावर 7 मीटर इनवर्स होता है। बेसिकली 1 अपॉन मीटर है तो इसका भी यूनिट वही होगा, और लैम्डा तो वेवलेंथ होता है, ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, और 1 अपॉन लैम्डा को वेव नंबर बोलते हैं बेटा। 1 अपॉन लैम्डा एमिटेड लाइट का वेव नंबर कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी आ गई एनर्जी का, एमिटेड इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी आ रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी है एच न्यू, और एनर्जी जो रिलीज हुई उस एनर्जी का वेवलेंथ हमने निकाल लिया। अब जो फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, वो हम डिफरेंट केसेस में देखेंगे, इससे थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। अब देखिए पूरा टेबल आपके लिए दे दिया मैंने, इस टेबल के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। चलो स्टडी करते हैं। हाइड्रोजन एटम में ये ड्रॉ किया, हाइड्रोजन लाइक एटम में जेड स्क्वायर हो जाएगा।
आपने देखा एक फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा एक बात बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखो, जूल मिल जाता है। तो कहीं भी अगर मल्टीपल में हो तो मल्टीप्लाई कर दो, जूल में आ जाएगा। तो निचला सेल, उसके ऊपर वाला सेल, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, ऐसे जो सेल है वहां पे अगर वैकेंसी होती तो इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब जंप करते हैं तो एनर्जी का डिफरेंस होता है, और वो एनर्जी उड़ जाती है, और वहां पे आपको वेवलेंथ और यूवी रेज मिल सकती है। मतलब एक तरह से वो लाइट रे में बदल जाती है, एनर्जी पैकेट्स में बदल जाती है। और वही एनर्जी पैकेट का वेवलेंथ हमें निकाल के आइडेंटिफाई करना है कि हर सीरीज का यहां से यहां जंप करने में कौन सी लाइट निकल रही है, यहां से यहां जंप करने में कौन सी लाइट निकल रही है, यहां से यहां जंप करने में कौन सी लाइट। तो सारी सीरीज आप पता कर सकते हो और सबके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकाल सकते हो। समझ गया? मान लो लोअर में एक वैकेंसी क्रिएट हुई, ये न्यूक्लियस है, यहां एक वैकेंसी क्रिएट हुई। अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। यहां वैकेंसी क्रिएट होगी, ऊपर से कोई आके फिल कर सकता है। तो ये तरीका है। तो इस पूरे जो n इज इक्वल टू 1 वाले सीरीज में कोई वैकेंसी क्रिएट होती है पहले सेल में, तो कोई भी आके फिल करता है, उस पूरे सीरीज को हम लाइमन सीरीज कहते हैं। और देखा गया है लाइमन सीरीज में जितनी भी वेवलेंथ आएंगी लाइट की, वो सब अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती हैं, वो हम वहां से देखेंगे। उसके बाद अगर 2 में वैकेंसी क्रिएट होती है तो उसको फिल करने के नीचे से कोई नहीं आएगा, नीचे ऑलरेडी स्टेबल एनर्जी है। लीस्ट एनर्जी मींस स्टेबल एनर्जी, लीस्ट एनर्जी सबसे कम। तो यहां से कोई जंप नहीं करेगा, ऊपर से कोई आएगा फिल करने, ये कहेगा रहने दो तुम अपना। तो यहां पे वैकेंसी क्रिएट हुई, इसको फिल करने के लिए ऊपर से आ रहे हैं, तो जितना भी इसमें एनर्जी आती है उस पूरे को हम बामर सीरीज कहते हैं। और बामर सीरीज की वेवलेंथ को अगर हम एनालाइज करें, जो एनर्जी रिलीज होती है उसके वेवलेंथ को, तो वो विजिबल रेज में आती है, मतलब रेज आपको दिखती हैं। अब आ जाते हैं थर्ड वाले में। थर्ड में वैकेंसी अगर क्रिएट हो, उसको कोई ऊपर से फिल करता है तो उसे पास्चन सीरीज कहते हैं। फोर्थ में हो तो ब्रैकेट सीरीज कहते हैं, और आखिरी वाले फिफ्थ में हो तो फंड या पी फंड कहते हैं, सीरीज कहते हैं। ये हो, इसमें सारी रेज आती है अल्ट्रावायलेट रीजन में, इसमें सारी विजिबल रीजन में वेवलेंथ को एनालाइज करने से, इसमें इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड। तो अब लाइमन सीरीज में देखते हैं। मेन फॉर्मूला ये है, डिराइव किया हमने हाइड्रोजन के लिए Z1। अब रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी आप जान गए हो। लाइमन सीरीज होता है N1 इज इक्वल टू 1। तो N1 की वैल्यू मैंने 1 रख दी, तो 1/1 स्क्वायर इज 1 माइनस N2 स्क्वायर। N2 अब 1 है तो 2 या 3 या 4 से कोई फिल करेगा, तो N2 हो गया 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या इनफाइनाइट में से कोई वैल्यू हो सकता है। तो ऐसे मैंने लिख लिया। N2 2 लेके जो नियरेस्ट वाला है, नियरेस्ट कोई फिल करेगा तो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस है। ऐसे समझो, भूल जाते हैं बच्चे, मैं खुद भूल जाता था जब पढ़ता था। तो नियरेस्ट अगर कोई फिल करेगा तो एनर्जी डिफरेंस देखो सिर्फ 13.6 माइनस 3.4, तो 10.2 का आएगा। फारदेस्ट अगर 0 से आए तो 13.6 का एनर्जी डिफरेंस। तो मिनिमम एनर्जी यानी वेवलेंथ मैक्सिमा, एनर्जी क्या होता है? hc अपॉन लैम्डा होता है। तो नियरेस्ट वाले के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वेवलेंथ, फारदेस्ट वाले के करस्पॉन्डिंग मिनिमम वेवलेंथ। समझ में आया? तो N2 अगर 2 लेते हैं तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, सॉल्व करो, इतना आ गया। अब आप लोग सॉल्व कर लेना इसको। N2 इंफिनिटी ले तो मिनिमम की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम आता है। अब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है इसलिए वेवलेंथ कम आया। अब बाद में एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा दिखेगा आपको। बामर सीरीज सेकंड वाला होता है। तो N2 हो गया 2, N2 हो गया 2, N1 2 और N2 3, उसके ऊपर वाला 3 4 5 6 इंफिनिटी तक। तो 2 की वैल्यू स्क्वायर किया 4 हो गया। N2 की नियरेस्ट रखेंगे तो एनर्जी कम आती है, वेवलेंथ मैक्सिमम 6563 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद अगर फारदेस्ट कर देंगे तो एनर्जी ज्यादा यानी वेवलेंथ कम, इतना हो जाएगा। पास्चन तीसरे नंबर पे आ गया। ये नहीं ये हुआ n इज इक्वल टू 3 पास्चन सीरीज में N1 इज इक्वल टू 3, N2 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है इनफाइनाइट तक। लिख लिया। 3 का स्क्वायर 9, ये फिक्स है, ये वेरिएबल है।
तो बिल्कुल नियरेस्ट वाला से अगर ड्रॉप होगा तो एनर्जी डिफरेंस कम, वेवलेंथ मैक्सिमम 18,753 कंपेयर करो इसके साथ, बढ़ रहा है काफी ज्यादा, बिकॉज एनर्जी घट रही है, वेवलेंथ बढ़ रहा है। इनफाइनाइट से आओगे तो वेवलेंथ थोड़ा कम होगा, 8204। अब ब्रैकेट सीरीज आ जाते हैं। ब्रैकेट सीरीज यानी फोर्थ सीरीज। फोर्थ सीरीज में N1 4 होगा, N2 5 से लेके कोई भी इन्फिनिटी, नीचे से देखो कोई नहीं जा रहा है। अब नियरेस्ट 5 उसका है, 5 से अगर कोई जंप करके आता है तो एनर्जी डिफरेंस कम होगा, वेवलेंथ मैक्सिमम होगा इतना ज्यादा। फारदेस्ट से अगर आओगे तो एनर्जी कम ज्यादा होगा, वेवलेंथ मिनिमम होगा इतना, 14,584 पॉइंट समथिंग था, ये 5 लिखा है मैंने। फन सीरीज ये 5वां सीरीज है, तो इसके ऊपर जंप करेगा कोई 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां इस तरह से, तो आप वेवलेंथ निकालने के लिए 5वां तो फिक्स है, ये वेरिएबल है। नियरेस्ट से करोगे तो मैक्सिमम इतना 74,583, फारदेस्ट करोगे तो वेवलेंथ मिनिमा क्योंकि एनर्जी मैक्सिमा होता है 22,790 आ गया। तो जरा इस सबको कॉपी कर लीजिए, एकदम याद होना चाहिए, नहीं तो या तो इतनी कैपेसिटी होगी कैलकुलेट कर पाओ, तो ये पूरा का पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए। अब बेटा हम लोग आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं और अब पढ़ते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल, साथ ही साथ बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग पोटेंशियल भी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है हमेशा इंफिनिटी पे एनर्जी, आखिरी वाला जो शेल है, और माइनस एनी शेल, तो आखिरी पे 0 होती है, इस पे माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर लिख दिया हाइड्रोजन लाइक के लिए, हाइड्रोजन के लिए जेड को क्या लोगे 1, तो ये इतनी एनर्जी आ गई, इतनी एनर्जी है बेटा आयनाइजेशन की। अब एन की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप चाहो तो ले सकते हो इसकी आयनाइजेशन की। अब पोटेंशियल क्या होगा, तो एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन, ये बोल्ट हो जाएगा, ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ गए आप लोग, इलेक्ट्रॉन हटा दोगे बोल्ट बन जाएगा। अब बाइंडिंग एनर्जी, ये होता है En माइनस ई इनफाइनाइट, उल्टा कर दो, यहां इनफाइनाइट से जंप होके यहां आ रहा था, यहां से हम उसको बाहर लेके जा रहे हैं, कितना लेके जा रहे हैं इनफाइनाइट पे, तो कितनी एनर्जी चाहिए, तो इनफाइनाइट पे 0 होता है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ई बाइंडिंग। अब वी बाइंडिंग, तो ई बाइंडिंग अपॉन ई, तो माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर बोल्ट हो जाएगा बेटा। एक्साइटेशन एनर्जी हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर, तुम चाहो तो एक एग्जांपल ले लो, माइनस 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, हाइड्रोजन वाले से माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 2 से 1 तक आना, जंप करना, तो ये हो जाएगा 2 और 13 में से 5 8.2 मान लो, या 8.2 आ जाएगा, और ये प्लस आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एक्साइटेशन क्या होगा, एनर्जी एक्साइटेशन अपॉन ई, ये हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने सीखा होगा, आज लेक्चर थोड़ा भी बड़ा हो गया हो, बट आधे में चैप्टर खत्म करने से इंटरेस्ट कई बार लूज कर जाता है उस चैप्टर का, बच्चों को ढूंढने में मिलता नहीं है, प्लेलिस्ट काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हो गए हैं, तो अब बाकी भी मॉडर्न फिजिक्स के मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए अभी तक, एक्स रेज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डेवल नेचर के फोटोन का बिहेवियर, और इसके बाद लॉजिक गेट। अब बचता है हमारा छोटा सा डी ब्रॉगली वेब, एक छोटा सा वीडियो बनेगा, उसके बाद हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स, और फिर सेमीकंडक्टर, ये बच रहा है, बाकी सारे वीडियोस हमने दे दिया। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर एंजॉय कर रहे होगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए, और इस टेस्ट सीरीज या अपना जो प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उससे भी जुड़िए। थैंक यू वेरी मच बच्चे।